जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इनको N1, इसको N2, इनका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट वाले को सेकेंडरी कॉइल, या सेकेंडरी जो भी बोलना हो उसको, और ये सर्किट होता है हमारा प्राइमरी। तो इसको N1 N2 की जगह NP और NS भी लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसको E प्राइमरी, यहाँ पे जो वोल्टेज आउटपुट में आएगा उसको E सेकेंडरी, E ऐसे लिख दिया उसको ES के फॉर्म में। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसमें अज्यूम करके चलेंगे। सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे वो हम ये मान के चलेंगे कि पावर लॉस नहीं हो रहा हमारे पास, कि जो पावर लॉस है वो पावर लॉस कितना है, पावर लॉस है 0, पावर लॉस 0। एक तो हम इसमें ये अज्यूम करेंगे, एक अजम्पशन और आएगा उसको आगे बताऊंगा। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है, हम इसको 3 पॉइंट में करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि EMF पर यूनिट टर्न, ये क्या रहता है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो ये भी हम एक तरह का असम्पशन मान के चलेंगे कि EMF पर यूनिट टर्न, EMF पर यूनिट टर्न ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि E प्राइमरी अपॉन N प्राइमरी इक्वल्स टू E सेकेंडरी अपॉन N सेकेंडरी। हमको ये एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। चीज देख सकते हैं, जैसे सेकेंडरी EMF को देखना हो तो सेकेंडरी EMF की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी इंटू में E प्राइमरी। अब आपने एक बार ट्रांसफॉर्मर जब बना ही दिया तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आपने फिक्स कर दिए, तो फिक्स कर दिए तो इसलिए इसको हम एक कांस्टेंट बोल देते हैं के का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसकी वैल्यू होती है N सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में टोटल कितने, अपॉन N प्राइमरी। तो यहां से अब आप देख सकते हो, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ES, चलो इसको इस तरह से लिख दो या के फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों बातें चलेंगी यहां से। अगर मैं यहां पे बात करूं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, अगर मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इसकी बात करूंगा तो इस केस में क्या होगा, जो K है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। स्टेप अप ऑफ ट्रांसफार्मर में K की वैल्यू 1 से बड़ी क्यों आती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हो कि जो हमारा सेकेंडरी है यानी कि जो आउटपुट EMF है उसको इससे बड़ा होना है। तो अगर आप चाहते हो कि सेकेंडरी का आउटपुट यानी कि आउटपुट EMF बड़ा हो उससे, उसका एक ही तरीका है कि आप K की वैल्यू को 1 से बड़ी कर दो। K की वैल्यू को 1 से बड़ी करने का मतलब है कि आप सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा डालो प्राइमरी से, तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। अगर सिंपल सा बनाए उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर को, तो उसमें मान लो आपने करा क्या है, आपने मान लो यहाँ पे टर्न्स दिए 2-3 और यहाँ पे आपने टर्न्स दे दिए बहुत सारे, तो ये आपका कौन सा ट्रांसफार्मर बन गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हमारा EMF उसमें ज़्यादा हो जाता है। और सेम चीज यहाँ पे स्टेप डाउन के लिए वो चीज भी देख सकते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पे। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में K की वैल्यू 1 से कम होती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के कम होते हैं प्राइमरी से। तभी क्या होगा कि जो सेकेंडरी EMF होगा वो प्राइमरी से कम आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, यहाँ पे तो बहुत सारी कॉइल्स, इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे और यहाँ पे कोई 1-2 टर्न ही होगा, तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। इसके बाद जो दूसरी क्वेश्चन थी उसमें हमने जो अज्यूम करा था, वो हमने अज्यूम करा था कि कोई पावर लॉस नहीं होगा। हमने अज्यूम करा था नो पावर लॉस। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो हम यहाँ पे बोलेंगे पावर प्राइमरी की इक्वल्स टू पावर सेकेंडरी की। पावर प्राइमरी की हो जाएगी E प्राइमरी
इंटू में आई प्राइमरी, और यहाँ पे हो जाएगी ई सेकेंडरी इंटू में आई सेकेंडरी। अब यहाँ से हम आई सेकेंडरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई सेकेंडरी की वैल्यू आएगी, वो आएगी ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी इंटू में आई प्राइमरी। अब यहाँ से आप एक बात और देख सकते हैं, ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी, इसकी वैल्यू क्या आई थी? तो ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी, इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी, इसकी वैल्यू आएगी NP बाय NS। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी इंटू में IP। तो ये वैल्यू एक्चुअली में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसका उल्टा है। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया सेकेंडरी करंट का, तो वो आया प्राइमरी करंट अपॉन K। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है उसमें K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो इसीलिए जो सेकेंडरी करंट होता है वो प्राइमरी से कम आता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में K की वैल्यू 1 से कम होती है, तो उस केस में सेकेंडरी करंट प्राइमरी से ज़्यादा आ जाता है क्योंकि K डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसके बाद इसमें जो तीसरी चीज़ निकलनी होती है वो सबसे मेन होता है निकालना, और वो होता है इम्पीडेंस या फिर रेजिस्टेंस, किसका? प्राइमरी का। ये जरूर निकालना होता है आपने। अब जब इम्पीडेंस निकालना होता है हमको इसमें बात करनी होती है प्राइमरी करंट की। तो प्राइमरी करंट कितना आएगा? तो प्राइमरी करंट यहाँ से आएगा ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी इंटू में आई सेकेंडरी। अब ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी, इसकी वैल्यू को हम देख चुके हैं। जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, जो हमारी पहली क्वेश्चन थी वो यही तो थी कि EMF पर यूनिट टर्न इज कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो वो वैल्यू आएगी एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी, इसी को हमने के भी बोला था। फिर यहाँ पे ये जो सेकेंडरी करंट है, इस सेकेंडरी करंट की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? अगर ट्रांसफार्मर का डायग्राम याद करें, हम इस तरह से बना लें उसको, तो आउटपुट में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा था R। तो अगर हमको आई सेकेंडरी चाहिए तो आई सेकेंडरी क्या होगा? ओम्स लॉ, तो ई सेकेंडरी अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि R। तो ये वैल्यू आ जाएगी आई सेकेंडरी की। तो इस वैल्यू को हम आई सेकेंडरी की जगह लिख देंगे, तो ई सेकेंडरी अपॉन R। अब यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हमको फिर से ई सेकेंडरी की वैल्यू चाहिएगी। तो ई सेकेंडरी की वैल्यू फिर से हम कहाँ से निकाल लेंगे? ई सेकेंडरी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे फिर से। तो ई सेकेंडरी की वैल्यू वो क्या आएगी? तो ई सेकेंडरी की वैल्यू आएगी NS बाय NP इंटू में EP। इस इक्वेशन को अब हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो आई प्राइमरी उसकी वैल्यू हो जाएगी, एक तो ये NS बाय NP यहाँ पे पढ़ाई हुआ है, और जब इनटू करेंगे उसको यहाँ पे ई सेकेंडरी की वैल्यू से, ई सेकेंडरी की वैल्यू आएगी तो NS बाय NP इंटू में ई प्राइमरी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास बड़ी सी। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंपल करके लिखें तो ये वैल्यू क्या बनेगी? तो इसमें अगर करंट को देखा जाए तो करंट किस तरह से लिखा जाता है? तो करंट लिखा जाता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस, इस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो ऊपर सिर्फ ई प्राइमरी रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आई प्राइमरी है, तो बाकी जो भी चीजें हैं उन सबको नीचे ले चलते हैं। तो नीचे ऑलरेडी कौन है? तो नीचे ऑलरेडी है R और NP का स्क्वायर, और ऊपर से कौन आएगा? NS का स्क्वायर, ये टर्म। अब करंट होना चाहिए तो ऊपर तो EMF, जो करंट है करंट को होना चाहिए EMF अपॉन रेजिस्टेंस।
अब जो नीचे वाली जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए, रेजिस्टेंस को, लेकिन फिर भी हम इसको रेजिस्टेंस ना बोल करके हम इसको क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो तब बोलते जब ये अकेला आर होता। लेकिन ठीक है, इसको रेजिस्टेंस बोलना चाहो तो बोल सकते हो, पर ये किसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है प्राइमरी कॉइल का। तो जो प्राइमरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि एन पी अपॉन एन एस होल स्क्वेयर इंटू में आर। आर ये वो है जो सेकेंडरी में जुड़ा हुआ था, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर एस स्क्वेयर, सॉरी आर एस अपॉन के स्क्वेयर। तो ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में लॉस पूछे जाते हैं, कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, आयरन लॉस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें।